हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल। प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस के बारे में सबसे पहले किसने बताया, और सबसे बड़ी बात चार्जेस की ऐसा यूनिट क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है, उनकी विमाएं क्या होती है, उनको सीजीएस यूनिट्स में क्यों लिया जाता है और किस तरीके से लिया जाता है। मैंने बताया था कि एग्जाम में जो है नॉर्मली ऐसा यूनिट्स, डायमेंशन और सीजीएस यूनिट्स के बारे में पूछा जा सकता है। ज्यादातर पूछा जाता है जब आप एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस एग्जाम देने जाते हैं या फिर कोई नेशनल टैलेंट सर्च टाइप एग्जाम देने जाते हैं, जहां पर फिजिक्स का एक बड़ा रोल होता है जिस पेपर में, ठीक है। जैसे आईआईटी जो है, नीट जो है, उन पेपर्स में भी जो है इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनते हैं और अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कॉन्सेप्चुअली टाइप। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते। तो आज की जो क्लास होने वाली है शानदार होने वाली है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उससे रिलेटेड एक शानदार मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और पूरी क्लास अटेंड करना ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। समझ गए मेरी बात? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। तो मैं यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, आवेशों के गुण, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए मैं यहां पे लिखने वाला हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश में नोट्स लिख सकते हैं और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है वो हिंदी मीडियम में नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की चार्जेस की जो मेन प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, वो क्या होती है। तो सबसे पहले लिख देता हूं मैं एडिटिव प्रॉपर्टी। आवेशों की योजना। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, एडिटिव यानी एडिशन। दो या दो से ज्यादा चार्जेस यदि आपके पास अवेलेबल है तो जो टोटल चार्ज होगा वो उन अवेलेबल चार्जेस के सम के इक्वल होगा। शायद आप नहीं समझ पाए होंगे। चलो आइए देखते हैं, बोर्ड पर मैं आपको बताता हूं कि मान लो ये जो मार्कर है इसके इस एंड पर 2 कूलम चार्जेस है और इसके इस एंड पर भी 2 कूलम चार्जेस है। तो इस पर टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज इस पर जितने चार्जेस प्रेजेंट है, जितने आवेश इसके ऊपर उपस्थित है, उन सभी के योग के बराबर होगा। सभी चार्जेस जो प्रेजेंट है उन सब के टोटल सम के बराबर होगा। इट्स मींस कि यदि किसी भी पार्टिकल पर या मेटल पर कोई चार्जेस अवेलेबल है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मैंने सबको ऐड कर दिया है, तो टोटल जो चार्जेस होगा इन सभी चार्जेस के सम के इक्वल होगा। देन टोटल चार्जेस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज चार्जेस। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 जितने भी चार्जेस है उन सबके सम के इक्वल होने वाला है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लास्ट में Qn। इफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों अवेलेबल है, पॉजिटिव चार्जेस भी है और नेगेटिव चार्जेस भी है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी है, मैं कह सकता हूं जैसे मान लो ये आपके पास एक कोई भी स्पेरिकल जो है सरफेस है, गोलाकार आकृति है कोई भी, ठीक है, इसके ऊपर यहां पर प्लस 10 कूलम उपस्थित है, ठीक है, इतने 10 कूलम यहां पर प्रेजेंट है और इस एंड पे या यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस के 6 कूलम प्रेजेंट है। तो इस पर जो टोटल चार्ज होगा, जो कुल आवेश होगा, इस पर उपस्थित, इस पर प्रेजेंट जो सभी चार्जेस है उन सबके सम के इक्वल होगा। तो इस पर जितना चार्जेस है उसके सम के इक्वल, ध्यान देना मेरी बात पर। तो 10 कूलम माइनस 6 कूलम सम था, लेकिन ये जो 6 कूलम है ये नेगेटिव चार्जेस है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया है, नेगेटिव लगा दिया है। तो मेरे पास कितना हो गया है, 4 कूलम। इस मींस इस स्पेरिकल सरफेस पर, इस गोलाकार आकृति पर जो टोटल चार्ज होने वाला है वो प्लस का 4 कूलम होने वाला है। आगे मेरी बात समझिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, आवेशों की योज्यता। ज्यादातर क्या होता है, इस प्रॉपर्टी का यूज होता है जब आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा जहां पर
दो या दो से ज्यादा चार्जेस अवेलेबल होंगे, प्रेजेंट होंगे, और हमें टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो उस कंडीशन में हमें इस प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि यदि उस पर दो या दो से ज्यादा चार्जेस अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो हमें उनका सम करना है, हमें उन्हें जोड़ना है, उनका योग करना है। उसके बाद हम बता पाएंगे कि उस सरफेस पर, उस पार्टिकल पर, उस कण पर टोटल चार्जेस कितना है, कुल आवेश कितना है। आगे मेरी बात समझे तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है आवेशों की योज्यता। ये बात आप ध्यान रखना, एडिटिव प्रॉपर्टी बहुत आसान है, ठीक है। अभी देखो टॉपिक टू टॉपिक में बताऊंगा, आसानी से आप समझ जाएंगे। आगे मेरी बात समझे, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इनवेरियंस ऑफ चार्जेस। आवेशों की निश्चलता, ये लीजिए सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में ये मेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। इससे रिलेटेड में आपको एक कॉन्सेप्चुअल जो है एक क्वेश्चन बनता है यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इनवेरियंस ऑफ चार्जेस, आवेशों की निश्चलता, ठीक है। नाम के हिसाब से देखा जाए तो जो चार्जेस है वो डिपेंड नहीं करते हैं किस पर, स्पीड पर, वेलोसिटी पर। चार्जेस जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड, उनकी वैल्यू, उनका परिमाण, उनका मान, मैंने सब कुछ बता दिया है ना, समझ गए आप। उनकी वैल्यू, चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, जैसे 10 कूलम, 6 कूलम, ये वैल्यू कभी भी डिपेंड नहीं करती है उस पार्टिकल की स्पीड पर जिस पर चार्जेस प्रेजेंट है। आप नहीं समझे होंगे तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि मान लो इसके ऊपर 10 कूलम चार्जेस अवेलेबल है। अभी मेरी बात समझे, कितने, 10 कूलम चार्जेस। अब चाहे ये धीरे धीरे मूव करे, चाहे ये अपनी जगह खड़ा रहे, और चाहे ये फुल स्पीड से चले, ठीक है, कहीं पर भी जाए, कितनी तेज स्पीड से ये मोशन में हो, स्टेशनरी कंडीशन में हो, स्लो स्पीड से मूव करे, बट इसके ऊपर जितना चार्ज अवेलेबल है वो उतना ही प्रेजेंट रहने वाला है। वो चार्जेस की वैल्यू कभी भी ना बढ़ने वाली है ना कभी कम होने वाली है, अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल। इस पार्टिकल की स्पीड के हिसाब से ना तो स्पीड बढ़ेगी ना स्पीड, सॉरी गलत बोल गया मैं, इस पार्टिकल की स्पीड के हिसाब से ना तो चार्जेस की वैल्यू कभी बढ़ेगी ना चार्जेस की वैल्यू कभी घटने वाली है। मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो चार्जेस का फिक्स रहने वाला है। इसमें चार्जेस जो है, किसी पार्टिकल पर जो चार्जेस है वो कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, टोटल चार्जेस present on a particle are independent on the speed of the particle. That is total charges or magnitude of total charges. Magnitude of total charges doesn't vary according to speed of particle. ये लीजिए, किसी कण पर उपस्थित कुल आवेश, किसी कण पर उपस्थित कुल आवेश कण की गति पर निर्भर, स्पीड लिख सकते हैं अपन, या मैं मोशन भी लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। मोशन, ठीक है, गति पर निर्भर नहीं करते हैं। किसी कण पर उपस्थित कुल आवेश कण की गति पर निर्भर नहीं करते हैं। मतलब कोई जो चार्जेस है जो प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पार्टिकल पर, वो डिपेंड नहीं करते उसकी मोशन पर।
कि वो स्टेशनरी कंडीशन में है, मोशन कंडीशन में, तेज स्पीड से वो मूव कर रहा है पार्टिकल, तो क्या उसके चार्जेस कम होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए, सब कुछ नहीं होता है। यदि आपके पास इस ऑब्जेक्ट पर 10 कूलम है तो ये चाहे रुका हुआ रहे, चाहे ये मोशन करता हुआ रहे, चाहे इसकी स्पीड स्लो हो, चाहे इसकी तेज हो, चाहे कुछ भी कंडीशन में हो, इस पर जितना चार्जेस है उतना ही रहने वाला है। चार्जेस केवल एक ही कंडीशन में चेंज होते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसी कंडीशन में जो टोटल चार्जेस है वो बदलने वाले हैं, उनकी वैल्यू चेंज होने वाली है। अदरवाइज कभी भी चार्जेस की वैल्यू नहीं बदलेगी। आगे मेरी बात समझे। अब यहां से जो बनती है, जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं उसकी भी बात कर लेते हैं। एक काम करता हूं, पहले मैं प्रॉपर्टीज पूरी बताता हूं, फिर उसके बाद वो सरप्राइज क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आइए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन के नाम से आपने पहले ही पढ़ा होगा, एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है, वैसा ही कुछ यहां पे भी लगने वाला है। 11th में आपने और भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़ा होगा आपने। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए मैंने बता ही दिया। तो इसी तरीके से ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का संरक्षण। अब देखिए ये क्या कहना चाहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, यदि किसी पार्टिकल के ऊपर चार्जेस जितने प्रेजेंट है उतने ही रहेंगे, यदि वो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ इलेक्ट्रॉन का लेना देना भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है आपस में साझा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन बांट भी रहे हैं, तो भी उन दोनों का जो टोटल सम होने वाला है चार्जेस का उतना ही रहने वाला है। नहीं आई ना बात समझ में? मेरे को पता है नहीं आएगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है फिजिक्स में जिनको हम बोलने से नहीं प्रैक्टिकली समझेंगे तब हमें समझ आती है। आवेशों का संरक्षण, नाम से पता लग रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मतलब टोटल चार्जेस रिमेन कांस्टेंट। सिंपल से मैं इसके बारे में एक बात लिख देता हूं यहां पर, टोटल चार्जेस रिमेन कांस्टेंट। ये लीजिए, कुल आवेश सदैव नियत रहता है। ये इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने यहां पे एक लाइन लिखा दी, अब इसको मैं कैसे डिफाइन करूं, प्रॉब्लम यहां पर है। कुल आवेश संरक्षित रहता है, इसका मतलब है टोटल चार्जेस रिमेन कांस्टेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितने चार्जेस अवेलेबल है वो उतने ही रहने वाले हैं, ना तो उन चार्जेस को खत्म किया जा सकता है, ना वहां पर नए चार्जेस पैदा किए जा सकते हैं। समझ गए मेरी बात? ना तो चार्जेस को पैदा किया जा सकता है, ना ही चार्जेस को खत्म किया जा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट पर जितने चार्जेस प्रेजेंट है उतने ही चार्जेस वहां पर रहने वाले हैं। इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का संरक्षण। लेकिन इसी प्रॉपर्टी को मैं एक और मैनर में, एक और तरीके से डिफाइन करना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम में या फिर कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इस टाइप का जो है कॉन्सेप्ट फंस जाता है। अब देखो वो बात क्या है, मैं इसको एज एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए फटाफट, क्योंकि मैं थ्योरी बोलूंगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली हम जितना समझ सकते हैं फिजिक्स को, थ्योरिकली उतना आसान नहीं है समझना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। इसीलिए तो कहता हूं मैं, लर्न फिजिक्स विद फन, नॉट सीरियसली, क्योंकि सीरियस जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप बैठे हो, रटने लग गए हो, किताबें खोले हो, बस चालू हो रखी है, अरे हमको कुछ संस्कृत का ग्रंथ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आसान फनी वे में और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है कि दोबारा कभी हमें टॉपिक के बारे में सोचना ना पड़े। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं क्लास की हर एक एक बात को ध्यान देके सीखो, क्योंकि एक बार यदि दिमाग में घुस गया है तो रटना बंद। आज के बाद कभी फिजिक्स से डर लगेगा ही नहीं है, फिजिक्स का जो भूत है डर का वो ऐसे ही निकल जाएगा।
आगे मेरी बात समझे। अदरवाइज हमें क्या करना होता है, एग्जाम में फिर हम करते हैं, उनको पढ़ते हैं, रटते हैं, और रटने के बाद में बस वहां पे कॉपी में लिख के आ जाओ और खुश हो जाओ। उसके बाद में हमें उसका ना कॉन्सेप्ट पता होता है, ना हाथ पांव का पता होता है इस टॉपिक के बारे में। बस हम तो ऐसे ही घूम रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि हमें आ गया, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इन सबसे बचने के लिए जरूरी है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए बात करते हैं सबसे पहले हमारे टॉपिक की, कि मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दो अलग अलग वस्तुएं हैं मेरे पास, ठीक है, और इसके ऊपर 10 कूलम है और इसके ऊपर 6 कूलम है। ठीक है, यही वाली बात को मैं दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहा हूं कि टोटल चार्जेस कैसे रहते हैं कांस्टेंट। यदि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर यदि 10 कूलम चार्जेस जो है वो प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर टोटल 10 कूलम ही रहने वाला है। ना तो आप उनको 5 कूलम कर सकते हो, ना आपको 15 कूलम कर सकते हो, जब तक आप इससे ना इलेक्ट्रॉन लोगे ना इलेक्ट्रॉन दोगे। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़ेगा, तभी चेंज हो सकता है। पड़े पड़े ना तो इस पर चार्ज खत्म हो सकते हैं, ना इस पर चार्ज अलग से पैदा हो सकते हैं कि आज 15 कूलम चार्जेस थे, कल 20 हो गए बैठे बैठे, ठीक है, परसों 5 हो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, टोटल चार्जेस रिमेन कांस्टेंट, टोटल चार्जेस आर कंजर्व्ड। ठीक है, कुल आवेश सदैव संरक्षित रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, जब तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो, तब ये जो प्रिंसिपली कैसे वर्क करता है। देखो, टोटल जो चार्जेस है वो चार्जेस है 10 कूलम प्लस 5 कूलम। अभी मैंने इन दोनों को, कोई कांटेक्ट में नहीं है, बस ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो इन टोटल जो चार्जेस है वो 10 प्लस 6 कितने कूलम हुए, 16 कूलम। ठीक है, बिफोर कनेक्ट हमारे पास टोटल चार्जेस कितने, 16 कूलम्स। दोनों को संपर्क में लाने से पहले, दोनों को एक दूसरे से टच करवाने से पहले, कांटेक्ट में लाने से पहले हमारे पास 16 कूलम चार्जेस है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। जब मैं इन दोनों को कनेक्शन में लाता हूं, ठीक है, मैंने अभी आपको मेथड पढ़ाया नहीं है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज ट्रांसफर करने के कुछ मेथड्स होते हैं। इंडक्शन मेथड होता है, कंडक्शन मेथड होता है, सॉरी, इंडक्शन मेथड होता है, कंडक्शन मेथड होता है, रबिंग मेथड होता है, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, आगे पढ़ाऊंगा मैं ये सब। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बस एक बार दिमाग में डाल दिया कि आपको भी बुक देखो और ऐसे टॉपिक दिखे तो आपको ये ना लगे कि यार सर ने ये छोड़ दिया है। सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, बस टॉपिक टू टॉपिक सीडी बाई सीडी चलेंगे हम। ठीक है, आगे देखो, जैसे ही इन दोनों को आप टच करवाते हो, चालन द्वारा आवेशन नहीं है, कंडक्शन मेथड। ठीक है, तो जैसे ही आप इन्हें टच करवाते हो, ज्यादा चार्जेस से कम चार्जेस की ओर चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, इसके पास है 10 कूलम, इसके पास है 6 कूलम, दोनों को बराबर होना है। तो देखो, दोनों की साइज सेम है। ठीक है, ध्यान रखना, चार्जेस बराबर होने के लिए साइज सेम होनी चाहिए ताकि पोटेंशियल सेम हो सके, विभव समान हो सके। अब ये जो टर्म्स है ये थोड़ी आगे आती जाएगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जिन्होंने सुन रखा होगा पहले से, तो वो भी कमी निकालना भी स्टार्ट कर देंगे। ये लो, सर ने बोल दिया कि चार्जेस बराबर बढ़ जाएंगे, तो ये पॉसिबल है क्या? ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, पॉसिबल है, लेकिन तभी जब दोनों की साइज सेम हो, सेम मटेरियल हो, सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, परावैद्युतांक हो, मतलब सेम मटेरियल और सेम साइज है, तो दोनों चार्जेस सेम हो जाएंगे। इन दोनों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का मान भी समान हो जाएगा। ये थोड़ा हाई स्टैंडर्ड हो गया, थोड़ा सा रिवर्स आते एक बार। ठीक है, अभी मैं जो बोल रहा हूं बस उसी बात पे ध्यान देना है आपको। तो जैसे ही चार्जेस दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया, कंडक्शन मेथड हुआ, एक से दूसरे पे जो है चार्जेस ट्रांसफर हो गए ज्यादा से कम की ओर। ठीक है, तो हमारे पास जब ज्यादा से कम की ओर हुए, तो मैं मानता हूं, ऐसा अज्यूम करता हूं कि बराबर बराबर बट गए, इन्होंने आपस में बराबर बराबर चार्जेस बांट लिए। तो इसके पास है 8 कूलम और इसके पास भी आ गए 8 कूलम, 8 कूलम इसके पास रह गया, 8 कूलम इसके पास रह गया। तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास रहा 8 कूलम प्लस 8 कूलम, अभी भी कितना है, 16 कूलम। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट जो पर जो चार्जेस है वो चेंज किए जा सकते हैं, बट जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट से पहले और कांटेक्ट के बाद में उन दोनों पर इंडिविजुअली चार्जेस बदल सकते हैं, लेकिन अभी भी टोटल चार्जेस का जो सम है वो सेम रहने वाला है। नहीं समझे? मैं एक बार और बताता हूं कि जब भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो कांटेक्ट में आने से पहले और कांटेक्ट में आने के बाद में इन दोनों पर चार्जेस की वैल्यू बदल सकती है। पहले 10 थी, 8 हो गई, 6 थी, 8 हो गई, इस पर कम हुआ चार्जेस, इस पर बढ़ गया, क्योंकि कांटेक्ट में आने से चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए।
बट अभी भी जो सम है वो सेम है। दोनों के कांटेक्ट में आने से पहले, दोनों के जो एक दूसरे के संपर्क में आने से पहले 16 कूलम चार्जेस था, और उसके बाद में भी अभी भी 16 कूलम चार्जेस ही है। इसका मतलब चार्जेस ना तो कम हुए ना ज्यादा हुए, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए। यही तो बात मैंने यहां पे बोली थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्जेस सेम रहता है, चार्जेस पड़े पड़े कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता, चार्जेस बदल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, बट ना तो पैदा होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, खत्म होता है। आ गई मेरी बात समझ में? तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इस प्रॉपर्टी की जरूरत आपको पड़ेगी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। ये तो बहुत छोटी सी लाइन है, इसको सब समझ गए होंगे यहां पर, ठीक है। प्रॉब्लम यहां पर है क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को, ठीक है। आगे मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा ऐसा। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहां से। एक नंबर का मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम में, फिजिक्स में चार्जेस से रिलेटेड, वहां ये टॉपिक जरूर आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। थोड़ी राइटिंग जल्दी जल्दी लिखने में ऐसे हो जाती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि सबकी तो राइटिंग ही खराब है, ठीक है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में जल्दी से आपकी क्लास लेने के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही है, इसलिए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, घर में भी तो काम ही चल रहा है। बस यहाँ पे बोर्ड लगा के आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाना चाह रहा हूं मैं कि आपका जो टाइम है ये बच जाए, क्योंकि बहुत सारे 11th वाले स्टूडेंट्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी कि सर क्लासेस चालू करो, हम कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और हमारा टाइम भी निकल गया, तो जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हम ढंग से तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए ये सब थोड़ा सा एडजस्ट करो। बस ये समझो कि क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि क्वालिटी और जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो बेस्ट है या नहीं है, ठीक है। बाकी तो सब चलता रहता है, आज ये है बोर्ड है, कल बड़ा बोर्ड हो जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी, आगे पीछे का बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं और जो पढ़ाने वाला हूं, क्या वो बेस्ट है आपके लिए, क्या वो आपके आगे के लिए इतना फायदेमंद है कि सच में जिस एम को लेके आप मेरी क्लास को विजिट कर रहे हो, देख रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, क्या वो आपका एम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेन बात इसी पर है, ठीक है। आइए क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। आवेशों का क्वांटिकरण। सबसे पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। टोटल चार्जेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, ऑब्जेक्ट हो या पार्टिकल, टोटल चार्जेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर मल्टीपल इंटीजर ऑफ ई। कई जगह डेफिनेशन आपको ऐसे मिलेगी, या इस ई की जगह आपको एक जगह मिल सकता है मल्टीपल इंटीजर ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन इस तरीके से मिल सकती है, किसी कण या वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश सदैव ई का पूर्ण गुणज होता है। यह है क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है। अधिकतर बार इसके बारे में बात होती है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। हमें तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और कॉन्सेप्ट यह कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्जेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्जेस है वो हमेशा मल्टीपल इंटीजर ऑफ ई। ई मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर के मल्टीपल इंटीजर के इक्वल होने वाला है। एक मिनट मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं इस बात को। देखिए क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का क्वांटीकरण,
आवेशों का क्वांटिटीकरण। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्जेस कितनी हो सकती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्जेस जो है आवेशों का जो न्यूनतम मान है वो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर किया जा सकता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन दे देगा या इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का वो ट्रांसफर कर सकता है, इससे कम ना इलेक्ट्रॉन वो लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। उससे कम का मतलब जैसे हाफ इलेक्ट्रॉन, ना तो आधा इलेक्ट्रॉन वो देगा ना आधा इलेक्ट्रॉन लेगा। ये इंटीजर नंबर नहीं है, आपको पता है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो जो मिनिमम चार्जेस रख सकता है उसको बोलते हैं क्वांटिजेशन, क्वांटीकरण, ठीक है। समझने वाली बात बता रहा हूं अभी। मिनिमम चार्जेस, डेफिनेशन पे मत जाना अभी, मिनिमम रह सकते हैं उस मिनिमम चार्जेस के वैल्यू को हम बोलते हैं क्वांटिजेशन। अब बोलने का तरीका अलग है, बाय डेफिनेशन अलग है। डेफिनेशन के हिसाब से बोला जाएगा तो हम बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्जेस रह सकता है, प्रेजेंट रहता है, या टोटल चार्जेस जो प्रेजेंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसको डिनोट करते हैं ई से, उसके मल्टीपल इंटीजर के इक्वल होंगे, ठीक है। प्लस माइनस में यहां पे लिख देता हूं और यहां पे लिख देता हूं क्यू। क्यू यानी टोटल चार्जेस, अभी आप समझ जाएंगे। क्यू यानी टोटल चार्जेस, ठीक है, कुल आवेश। एंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अब बात करते हैं ई यानी होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू होती है ई की हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होने वाला है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है उसमें होगा, और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो हमेशा इंटीजर नंबर होगा, एक पूर्ण संख्या होगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर जो आवेश उपस्थित है, जो चार्ज प्रेजेंट है, वो ऑलवेज जो होने वाला है मल्टीपल इंटीजर ऑफ ई होने वाला है, मल्टीपल इंटीजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है, क्योंकि जो चार्जेस होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसका मतलब फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्जेस है वो हमेशा हो सकता है 1e 2e 3e 4e, 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्जेस आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन देगा तो जो पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कभी भी कोई भी पार्टिकल जो होता है चार्जेस इलेक्ट्रॉनों के इस हिसाब से नहीं रख सकता। 1/2 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रख सकता, 3.4 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रख सकता, 0.02 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रख सकता है। सुना है आपने कभी? सुना है कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के पास 1/2 इलेक्ट्रॉन है, आधा इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, आधा इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा आपने सुना है कभी? मैंने तो नहीं सुना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, या 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी पार्टिकल को चार्ज रखना होता है, किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनों के इस इंटीजर नंबर के हिसाब से होते हैं, 1e 2e 4e, इस तरीके से। कभी भी हाफ e 3.4e, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं हो सकते, ठीक है। यही कहलाता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। मिनिमम क्वांटिटी कितनी रह सकती है इलेक्ट्रॉन पर? तो मिनिमम क्वांटिटी हमेशा रह सकती है 1e, 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्जेस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्जेस हो जाएंगे, 100 इलेक्ट्रॉन है, 200 इलेक्ट्रॉन है, 300, 500, 800, 1000, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर जो है चार्जेस आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट पर। बट हमेशा जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे वो इंटीजर नंबर में होंगे, पूर्ण संख्या में होंगे, कभी भी इस तरीके से डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शन नंबर्स में नहीं होगा, ठीक है। 1/e नहीं हो, 1/2e नहीं होगा, 3.4e नहीं होगा, 0.02e नहीं होगा, इस टाइप से कभी नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में रहते हैं, इंटीजर नंबर्स में रहते हैं, और ये कहलाता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो इतना सा बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो हमेशा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा इंटीजर नंबर होते हैं, मतलब पूर्ण संख्या होते हैं। तो हमेशा चार्जेस भी इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या के गुणज के बराबर आएगा। जो नंबर ऑफ चार्जेस है वो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल इंटीजर के बराबर आएगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट जो है 1e 2e 3 4e इसी तरीके से रहने वाले, कभी भी हाफ e 3.4e 0.02e डेसिमल नंबर फ्रैक्शन नंबर इस तरीके से नहीं रहेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहां से क्वेश्चन निकलने वाला है, एक तो ये बहुत काम की चीज है, यहां से क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स लिख सकते हैं। ये थ्योरिकल है, जो मैं आपको समझाता हूँ वो कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थ्योरी आप खुद लिख देंगे। अगर मेरी बात समझे, रटना नहीं पड़ेगा। आइए यहां से एक न्यूमेरिकल जो निकल सकता है, छोटा न्यूमेरिकल बट बहुत भारी, ठीक है। वेटेज खतरनाक है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। जैसे देखिए, हाउ कैन आई गिव ए 1 कूलम चार्जेस, हाउ कैन आई गिव 1 कूलम चार्जेस टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को +1 कूलम चार्ज कैसे दिया जा सकता है। सिंपली क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है, वरना कई जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम चार्जेस ट्रांसफर किया जा सकता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम चार्जेस जो है उत्पन्न किया जा सकता है, किस तरीके से एक कूलम चार्ज वहां पर जो है उत्पन्न किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके से एक कूलम आवेश किसी वस्तु को दिया जा सकता है। मैंने अलग अलग बुक से आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन उठा के ला के दे दिया रेंडमली, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में भी, ठीक है। आइए देखते हैं, तो मैं एक कूलम चार्जेस प्लस का कैसे दूं। सबसे बड़ी बात, प्लस का चार्जेस है तो ये तो पक्का कंफर्म है कि प्लस का चार्जेस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट ने लिए हैं या इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये बात डिपेंड करता है उस पर चार्जेस जो है, चार्जेस की पोलरिटी क्या है, ध्रुवता क्या है, चार्जेस कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस तरीके का चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है। पॉजिटिव चार्जेस का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब एक कूलम के लिए ऑब्जेक्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब एक कूलम के इर्द गिर्द खूब सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। एक कूलम आवेश पैदा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, दिया जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो मैं यहां से आपको कुल मिला के बात यह भी पूछी जा सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन में एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये भी टाइप का क्वेश्चन है, शायद मैं इसको बता चुका हूं पहले, अभी रिपीट कर लिया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन का एक ही जगह जवाब है, क्या, देखो किस तरीके से आप एक कूलम चार्जेस किसी भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। एक कूलम चार्जेस प्लस का है, प्लस का चार्ज यदि ऑब्जेक्ट को देना है, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर 1 कूलम चार्ज आपको लाना है, प्लस का लाना है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, आपको छीनने पड़ेंगे, यहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन आप लोगे, तो देखो हमारा फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज अवेलेबल है, वो चार्ज हमेशा E के मल्टीपल इंटीजर के बराबर होगा। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसके पूर्ण गुणज के बराबर होगा। हमने ये तो पढ़ा, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो आवेश होता है उसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो देखो टोटल चार्ज हमारे पास है 1 कूलम, ठीक है, एंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमें चाहिए। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब मैं इसको नीचे लेके आता हूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू n।
तो मतलब आपको 1 कूलम चार्ज लाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो मैं यहां से ट्रांसफर कर लेता हूं, 19 ऊपर चले गए, 10⁻⁻19 हो गए, 1.6 हो गया है, 1 यहां पर है, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। ये क्यों बता रहा हूं इतना आसान, ये भी बता देता हूं क्योंकि इतना सब कुछ मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि मैंने बहुत बार देखा है क्लासेस में बच्चे इतना सा भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका भी बता रहा हूं मैं न्यूमेरिकल के साथ कि सबसे पहले पावर्स को लेके जाओ, डेसिमल्स हटाओ, जो ये आपके दशमलव है इनको हटाओ, फिर इन पॉइंट्स को हटाने के बाद आगे सॉल्व करो, जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है, ठीक है, इक्वल्स टू एन। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 कूलम आवेश देने के लिए आपको उससे इतने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे यदि आप प्लस का 1 कूलम उस पर लाना चाहते हो, और यदि उस ऑब्जेक्ट पर माइनस का 1 कूलम देना चाहते हो, 1 कूलम आवेश चार्ज उस पर रखना चाहते हो, तो इतने इलेक्ट्रॉन आपको देने पड़ेंगे। 1 कूलम पे डिपेंड करता है आपको प्लस का या माइनस का है। इस ऑब्जेक्ट पर यदि प्लस चार्ज लेना है तो इतने इलेक्ट्रॉन आप इससे ले लीजिए, यदि इस पर माइनस चार्ज लेना है तो इतने इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए। अब कईयों के दिमाग में एक बात जो नहीं आती है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि मैंने बोला है कि इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर होता है वो हमेशा एक इंटीजर नंबर होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, मतलब ना फ्रैक्शन होगा ना डेसिमल्स में होगा, मतलब 1 2 3 इस तरीके से एक परफेक्ट नंबर होगा। तो यहां पे पॉइंट क्या आ रहा है, ठीक है, अब ये छोटी सी बात भी मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पे मैंने पावर लगा रखी है आगे, तो ये पॉइंट हट जाएगा पावर के साथ में। तो जैसे ही मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये एक नंबर बनेगा 625 इंटू 10⁻16। ये लीजिए, आ गया ना एक इंटीजर नंबर, एक पूर्ण संख्या। तो कंफ्यूज नहीं होना है पॉइंट देख के। ऐसा सवाल कभी कभी रैंडमली बच्चे पूछ लेते हैं या कभी कभी कोई टीचर पूछ लेता है बच्चों से कि देखिए इनमें कितनी नॉलेज है, इन्होंने फिजिक्स रटी तो नहीं है। तो रटने वाला तोता नहीं बनना है हमें, ठीक है, हमें हमेशा कॉन्सेप्चुअल बनना है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि टॉपिक को नाम सुनते ही हम सॉल्व कर दे, उसके बारे में रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आसानी से गेन करो, रटना छोड़ दो, ठीक है। तो आ गई होगी मेरी बात आपको समझ में। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं आपको बताऊंगा चार्जेस की प्रॉपर्टीज में, ये न्यूमेरिकल है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। प्रॉपर्टी यह है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या इलेक्ट्रॉन मास पर डिपेंड करता है, क्या चार्जेस मास पर डिपेंड करते हैं। तो फिलहाल हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात आती है प्रॉपर्टीज की कि क्या चार्जेस मास पर डिपेंड करता है। चार्ज dependent of mass. Charge is dependent on mass of an object. Yes or no? क्या आवेश वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, हाँ या ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि क्या चार्जेस जो होता है वो डिपेंड होता है मास पर, डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या जो चार्जेस है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, क्या वस्तु के द्रव्यमान पर आवेश निर्भर रहता है, हाँ या ना। यदि हाँ तो रीजन दीजिए, ना तो भी रीजन दीजिए। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, कई बुक्स में आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी कि जो चार्जेस है वो डिपेंड करता है मास पर, ऑब्जेक्ट के मास पर। चार्जेस हमेशा डिपेंड करते हैं ऑब्जेक्ट के मास पर, और हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है, इसका मतलब चार्जेस आर ट्रूली डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चार्जेस हमेशा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। यह बात हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है, लेकिन इस बात का मतलब हमें समझ नहीं आता। उसका रीजन बता देता हूं। सीधा सीधा बोला गया है कि क्या मास पर डिपेंड करता है, तो हम सोचते हैं हाँ करता है, क्योंकि वहां लाइन मिलती है हमको बुक में,
ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है। इसका मतलब यह है कि मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पर मेरे पास 10 कूलम है, 10 कूलम चार्जेस है, और इसका मास है 5 kg, इसका मास है 5 kg। तो क्या इसका मास बदल गया? तो क्या ये जो 10 कूलम है ये बदलेगा? मतलब यदि इसका मास 15 kg कर देता मैं, तो क्या मास बदलता? सॉरी, मास बदलने से क्या चार्ज बदलता? मास कितना टाइम्स हो गया? 3 गुना बढ़ गया है, 3 टाइम्स इसका मास बढ़ गया है, तो क्या चार्ज में 3 टाइम होगा? 30 कूलम होगा। ये है मेन बात। नहीं होगा, चार्ज 10 कूलम ही रहेगा। यदि आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किए, ना इलेक्ट्रॉन दिए ना इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो आप मास कितना भी बदल दीजिए ऑब्जेक्ट का, उस पर चार्ज उतना ही रहने वाला है। तो फिर इस लाइन का क्या मतलब है? मतलब यह है कि चार्ज जिस ऑब्जेक्ट पर रहता है उसका कोई ना कोई मास होना जरूरी है। ऐसा कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट हो जिसका मास नहीं है, ऐसा कोई कण हो जिसका द्रव्यमान नहीं है, तो उस कण पर कभी भी मास नहीं रह सकता है, सॉरी, उस कण पर कभी भी चार्ज नहीं रह सकता है। कभी कभी हो जाता है, टंग ट्विस्टर बदल जाती है ना, समझ गए होंगे आप। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल पर चार्ज है तो इसका मतलब उसका मास होना जरूरी है। चार्ज जब ही होगा किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल पर जब उसका मास होगा, जब उसका द्रव्यमान होगा। यदि उस पार्टिकल का, उस कण का द्रव्यमान नहीं है तो इसका मतलब उस पर चार्ज नहीं रह सकता है। आगे मेरी बात समझ में? चार्ज आर डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो उसके मास पे डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड इतना ही करता है कि उसका मास होना चाहिए तभी वो वहां रह सकता है। यदि उसका मास नहीं है तो वो वहां पर नहीं रह सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 टाइम का 30 टाइम्स हो गया, 15 टाइम्स हो गया, वजन बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उस पर चार्ज भी बढ़ रहा है। कोई ऑब्जेक्ट, ये इतना सा ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा इतना भारी हो गया है, कल को मैंने इसको इतना भारी कर दिया तो इस पर चार्ज बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसका केजी में मास कितना ही बढ़े, इसका जो चार्ज है वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। इसका चार्ज, इस पर आवेश तभी बदलेंगे जब या तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। इसके मास से चार्जेस का कोई लेना देना नहीं है। ये बात भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा और याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आते हैं और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा था अभी सरप्राइज आपके लिए, तो आज का सरप्राइज जो है कि क्या मास जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के पे? तो अधिकतर लोग ये सोचते हैं यार कि मास जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, mass of an object is depend on velocity। ठीक है, यस और नो में बात कर रहा हूं मैं। कण या वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करेगा करेगा ट्रू और फॉल्स, इस टाइप का सेंटेंस है, यस और नो में बताना है। तो देखो, क्या ऑब्जेक्ट का मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? देखो क्या होता है, मास दो तरीके के होते हैं, रेस्ट मास, एक डायनेमिक मास। जब ऑब्जेक्ट खड़ा हो उस समय जो उसका मास है वो, एक ऑब्जेक्ट जब चल रहा हो तब उसका जो मास है वो, स्पीड कितनी तेज हो सकती है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, m2 इक्वल टू m1 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये लीजिए। अब देखिए, यदि वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये जो मास है m1, मास इन रेस्ट, ठीक है, स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में द्रव्यमान। डायनेमिक मास, इसको बोल सकता हूं मैं गतिक द्रव्यमान। जब गतिमान अवस्था में हो, मोशनल कंडीशन में हो, तो उस समय क्या होगा,
यदि वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है तो ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये पूरी की पूरी टर्म्स जो है इसकी तो वैल्यू फिक्स है। वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है तो इस पूरी टर्म्स की वैल्यू जो होने वाली है वो क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। हमेशा ध्यान देना, कम होगी या ज्यादा होगी, इस पर डिपेंड करता है। तो यदि ये वेलोसिटी देखो, यहां ध्यान से देखना, इस वेलोसिटी की वैल्यू बदल रही है, ठीक है, इस वेलोसिटी की वैल्यू बदल रही है। तो यदि ये वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है तो इस पूरी टर्म्स की जो वैल्यू है, इस पूरी टर्म्स की, इसकी वैल्यू कम है, अभी बढ़ गई है। बढ़ने के बाद ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, लेकिन सी से ज्यादा बड़ा नहीं है, सी से ज्यादा बड़ा नहीं है। तो वैल्यू जो है इंक्रीज होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है, तो इस पूरी टर्म्स की वैल्यू बढ़ेगी। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो 1 में से जो माइनस करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और नीचे की वैल्यू कम होगी तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, यदि v की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये पूरी टर्म्स की वैल्यू बढ़ रही है। मान लो v की, मैं c की वैल्यू कुछ भी मान लेता हूं, वैसे सब फिक्स है, सबका स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, ठीक है। पहले यहां वैल्यू 1 थी, 3 × 10⁸। अभी यहां वैल्यू हो गई है 1/3 है ना, फिर यहां पर वैल्यू आ गई है 2, इंक्रीज हो गई, वैल्यू आ गई 3, तो पूरी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो 1 में से जो माइनस करने वाले थे उसकी वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू को इंक्रीज होने के बाद जो टोटल रिजल्ट है वो डिक्रीज होगा। टोटल रिजल्ट डिक्रीज होगा तो m1 की जो वैल्यू है उसमें छोटे नंबर्स का डिवाइड जाएगा, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यदि मैथमेटिकल आप समझ गए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे तो इसका मतलब है वेलोसिटी जब भी बढ़ेगी, यदि वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है तो ये जो मास है ये पक्का चेंज करेगा। तो यदि वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो मास की वैल्यू जरूर चेंज होगी, ठीक है। अब यदि आपको ये समझ में नहीं आया है कि मास की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, तो मैं ये छोड़ रहा हूं आपके ऊपर। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि मास की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। मैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को जरूर लूंगा और इसको बताऊंगा कि मास की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये मैथमेटिकल प्रोसीजर नहीं समझ में आता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि v की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है तो टोटल m2 की वैल्यू जो है कम होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि आप भी इस तरीके से कभी किसी फॉर्मूले से क्या कोई समरी, कोई रिजल्ट्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, मैं वहां पे आपके आंसर का इंतजार करूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट का जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पुरानी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और सारे वीडियोस जो है अप टू डेट रह सकते हैं। जैसे जैसे वीडियोस की जो पुरानी क्लासेज है वो आप अटेंड कर सकते हैं। आपका थोड़े दिनों बाद, ठीक है, एक बार लॉकडाउन हट जाए उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज भी चालू होने वाली है, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आपको वीडियोस पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पड़ोस में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कूलॉम्स लॉ पर, और भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज पर, विद्युत क्षेत्र के गुणों पर। बहुत कुछ होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।